हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो दोस्तों, इसको मैं आपको 2-3 पार्ट में करके सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप बोर होने लगते हैं और थकान भी महसूस होने लगती है। एक साथ 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी व्यक्ति थक जाएगा, आप ही नहीं, मैं भी थक जाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, इसको मैंने 2-3 पार्ट में किया है, इससे आपको सुविधा हो और जल्दी से जल्दी आप एक वीडियो ख़त्म करते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ चलो एक वीडियो मैंने ख़त्म किया, फिर नए में आप फिर नई ऊर्जा के साथ उसको देखते हैं। लेकिन एक ही साथ अगर जब काफ़ी लंबा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। तो आपको बता दें कि सबको, आप लोगों को पता ही होगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अगर जो भी दोस्त हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर असुविधा महसूस कर रहे हों तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप। तो इसमें जो है, इसमें मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। तो जहाँ से आपको क्या है, उसमें 2 चीज़, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको खुल के आएगा, एक में डालना रहेगा, आपको लॉगिन आईडी करना होगा, इसमें जो लॉगिन आईडी, और इसमें आपको पासवर्ड लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन आईडी जो होगा वो आपका जो फार्म का जो सीरियल नंबर होता है, फार्म का जो सीरियल नंबर, जो भी मान लीजिए 43, जो मान लीजिए 43, 44, जो भी ऐसे 4 अंक का होगा, या जो जितने भी अंक का हो, आपका 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, तो जो भी होगा उसको इसमें आप आईडी के रूप में इसको इंटर करेंगे। और आपका पासवर्ड जो भी दिया हो, तो पासवर्ड अगर याद हो तो डाल दीजिए, फिर आप सबमिट करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। अगर बाई चांस आपका जो पासवर्ड है वो मिस हो गया है, खो गया है, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया रहता है, फॉरगेट पासवर्ड, उस पर आप क्लिक करिए। फिर आपका थोड़ा सा डिटेल आपसे भरने के लिए आता है, जैसे आपका नाम आएगा भरने के लिए, नेम हो गया आपका इसमें। फिर दूसरे में फादर्स नेम अगर आप बॉयज़ हैं तो फादर्स नेम, गर्ल्स हैं और अविवाहित हैं तब भी इसमें फादर्स नेम। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर पति का नाम, आपको हस्बैंड नेम इसमें भरना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें भरना है, 3 चीज़ भरना, फिर सबमिट कर देना है। आपका जो होता है खुल के आ जाएगा, जो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड फिर जनरेट हो जाएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने जो लिंक भेजा है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो 2 चीज़ें, वही आईडी और पासवर्ड वहाँ इंटर करेंगे, खुल के आ जाएगा। तो आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाए तो यहाँ नीचे दिया हुआ प्रिंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ नीचे एकदम प्रिंट का ऑप्शन दिया है, छोटा सा दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो खुल के उस सेव पे चला जाएगा। फिर आप सेव करेंगे, फिर आपके वो डाउनलोड में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें कितने चैप्टर हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करता हूँ। तो कितने चैप्टर हैं, तो इसमें चैप्टर की संख्या है 8, सेक्शन है 44, अनुसूची है आपकी 1, और इसकी जो आपकी पारित होने की जो तिथि है, वो 13 दिसंबर 1963, और इसके प्रवर्तन की जो तिथि है, यानी इसके लागू होने की जो तिथि है, वो है आपका 1 मार्च 1964। ठीक, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। 13 दिसंबर 1963 है आपका पारित होने की तिथि, प्रवर्तन की तिथि है 1 मार्च 1964, और हमने बताया एक शेड्यूल है, 44 सेक्शन है, 8 अध्याय हैं। अब आगे इसको हम बढ़ते हैं सॉल्व की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो होता है सर्वप्रथम कब पारित हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अधिनियम का नाम ही 1963 है, तो 1963 में पारित हुआ। ऑप्शन इसका जो है, इसमें ए आपको प्रथम दृष्टया लग रहा होगा कि यही सही होना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत है, इसलिए झटके में कभी भी आंसर आप मत मारिएगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले पारित हुआ कब, 1877 में। ठीक, अब आप देख लीजिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कब से प्रवृत्त है? तो कब से प्रवृत्त हमने बताया आपको, 1 मार्च 1964 से। ठीक, विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 के किस धारा में प्रावधान है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम केवल किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों को परिवर्तनीय करने के लिए ही अनुरक्त किया जाता है, दंड विधि को
परिवर्तनीय कराने के लिए नहीं। तो यह जो है आपका इसका जो आंसर है वह सेक्शन 4 में दिया गया है। विकल्प बी आपका सही है। आधिपत्य स्वामित्व की वास्तविक या भौतिक अनुभूति है। यह किसने कहा है? आधिपत्य जो है स्वामित्व की वास्तविक या भौतिक अनुभूति है, किसने कहा है? तो यह कहा है आपके इहरिंग महोदय ने, इसलिए विकल्प आपका बी सही है। आगे जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन विशिष्ट अनुतोष है? विकल्प है संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, संविदाओं का विखंडन, लिखितों का रद्दकरण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है विनिर्दिष्ट जो है अनुतोष है इसमें से आपका उपर्युक्त सभी। संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध है? विखंडन का बाद, क्षतिपूर्ति का बाद, विशिष्ट अनुपालन का बाद, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम किस प्रयोजन हेतु अनुदत्त किया जाता है? व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, केवल दंड विधि के प्रवर्तन के लिए, ए एवं बी दोनों के प्रयोजन के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 2003 के अंतर्गत बात संस्थित करके, ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सिर्फ ए, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से। स्वत्व के आधार पर कब्जे के लिए बाद लाया जाता है। तो स्वत्व के आधार पर कब्जे के लिए बाद लाया जाता है किस सेक्शन के अंतर्गत? धारा 5 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत, 7 के अंतर्गत, 8 के अंतर्गत। इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका सेक्शन 5 के अंतर्गत स्वत्व के आधार पर कब्जे के लिए बाद लाया जाता है। किसी विशिष्ट अचल संपत्ति के आधिपत्य के लिए अधिकृत पीड़ित व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित रीति से बाद ला सकता है। यह किस धारा के अंतर्गत कर सकता है ऐसा? वह धारा 5 के अंतर्गत कर सकता है ऐसा। धारा 5 के अंतर्गत बात संस्थित करने की अवधि सीमा होती है। तो इसके अंतर्गत बात संस्थित करने की अवधि सीमा कितनी होती है? वो होती है 12 वर्ष, यानी विकल्प डी सही है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा अचल संपत्ति से निष्कासित व्यक्ति को शीघ्र और सरल प्रक्रिया द्वारा उपचार प्रदान करती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सेक्शन 6, यानी विकल्प बी सही है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के कब्जे से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से भिन्न रीति से बेदखल किया गया व्यक्ति उसका पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए बाद ला सकता है। तो बेदखल किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर, बेदखल किए जाने की तिथि से 1 माह के भीतर, बेदखल किए जाने की तिथि 2 वर्ष के भीतर, बेदखल किए जाने की तिथि से 12 वर्ष के भीतर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो बेदखल किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर। दोस्तों इसमें मैंने आपको एक बात नहीं बताया कि यह जो क्वेश्चन है कि इसको मैंने खुद नहीं फ्रेम किया है। यह मार्केट में एक विधि की पत्रिका आती है लॉ फाइटर, ठीक, लॉ फाइटर आती है। तो लॉ फाइटर से ही हमने इसको, वह उसी, ये जो क्वेश्चन है सब उसी का क्वेश्चन है, आप चाहे मार्केट से ले सकते हैं, ठीक। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बाद नहीं लाया जा सकता। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात सरकार के विरुद्ध, ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी। अगला है धारा 6 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश या डिक्री को चुनौती दिया जा सकता है। तो चुनौती दिया जा सकता है अपील द्वारा, पुनर्विलोकन द्वारा, पुनरीक्षण द्वारा, में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो आंसर है सी, पुनरीक्षण के द्वारा। अगला जो है धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री के पश्चात रोक नहीं है संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने एवं संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बाद संस्थित करने से, अपील करने से, पुनर्विलोकन करने से, उपर्युक्त सभी से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ये, संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने एवं संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बाद संस्थित करने से धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री के पश्चात कोई रोक नहीं है। विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण के संबंध में किस धारा में प्रावधान है? तो यह जो प्रावधान है वह धारा 7 के अंतर्गत, विकल्प सी सही है। किसी चल संपत्ति का अभिप्राय, किसी चल संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है ऐसी संपत्ति का मूल्य अत्यधिक है, ऐसी संपत्ति के बदले दिया जाने वाला धन पर्याप्त प्रतिकर नहीं, जो व्यक्ति कब्जा धारण किए हुए है वह उसका स्वामी नहीं, जो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करना चाहता है वह उसका अविलंब कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है आपका
ए, ऐसी संपत्ति का मूल्य अत्यधिक है। तो यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि संविदा का पक्षकार संविदा को भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को उसके विरुद्ध उपचार है उसके विशिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोनों। तो दोस्तों इसमें जो है आपको एक बात हम बता दें कि आखिर इसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम क्यों कहा जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसको क्यों कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि विशिष्ट पालन से अभिप्राय जो है प्रतिवादी को उस कार्य को करने के लिए बाध्य करना है जिस कार्य को करने का उसने वादी के साथ अनुबंध किया है। प्रतिवादी वादी के समक्ष कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्रतिवादी अगर वादी को कोई मान लीजिए कि चीज़ बना करके देने के लिए कहा है, मान लीजिए कुर्सी मेज़, तो अगर लकड़ी की बात हुई कि लकड़ी का कुर्सी मेज़ दिया जाएगा तो वह यह नहीं कह सकता है कि हम आपको अब लोहे का देंगे, क्योंकि वह अपनी सुविधा के अनुसार उसने लकड़ी का ही कुर्सी उससे बनवाने के लिए उसको ऑर्डर किया था। तो इसीलिए यानी कि विशिष्ट पालन यानी कि जिसके लिए संविदा हुआ था वही चीज़ इसमें पालन करवाया जाता है, दूसरा कुछ भी नहीं, वह विकल्प नहीं दे सकता। आगे है संविदा के विशिष्ट अनुपालन के बाद में प्रतिवादी को बचाव यानी प्रतिवाद किस धारा में दिया गया है। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 9 यानी विकल्प सी सही है। न्यास से संबंधित संविदाओं के विशिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन कराने से संबंधित प्रावधान है। तो किस धारा में प्रावधान है, वह धारा 11 में है। विकल्प बी सही है। संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जाना न्यायालय का विवेकाधिकार है, विवेकाधिकार नहीं है, ना तो ये ना तो बी, या तो ए या तो बी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है विवेकाधिकार नहीं है। अगला जो प्रश्न है संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है धारा 11(2) के सिवाय, धारा 14 के सिवाय, धारा 16 के सिवाय, उपर्युक्त सभी के सिवाय। तो इसमें जो है आपका 23 का जो है उपर्युक्त सभी के सिवाय। किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है, जहाँ पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन अब प्राप्त कर लिया है, संविदा व्यक्तिगत अर्हताओं पर आधारित है, संविदा अवधारणीय प्रकृति है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला जो न्यायालय विशेषज्ञों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत करता है, तो न्यायालय विशेषज्ञों की नियुक्ति जो है वो धारा 14 का के अंतर्गत करता है। विकल्प बी सही है। विशेषज्ञ की राय या रिपोर्ट होगी सारवान साक्ष्य, अभिलेख का भाग, खंडनकारी साक्ष्य, संपोषक एवं खंडनीय साक्ष्य। तो विशेषज्ञ की जो राय होती है वह होती है अभिलेख का भाग। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है आपका 27, विशेषज्ञ की परीक्षा कोई पक्षकार कर सकता है न्यायालय की इजाज़त से, न्यायालय की इजाज़त के बिना, ए या बी, ना तो ए ना तो बी। तो इसमें जो है न्यायालय की इजाज़त से विशेषज्ञ की परीक्षा की जा सकती है। विकल्प ए सही है। विशेषज्ञ की फीस खर्च या व्यय कौन वहन करता है, पक्षकारगण, विरोधी पक्षकार जिसे न्यायालय आदेशित करे, राज्य सरकार। तो इसको जो है पक्षकारगण इसका जो है इसका वहन करते हैं उसके खर्च का। न्यायालय विशेषज्ञ की नियुक्ति कब करता है, जब कोई पक्षकार आवेदन करता है, जब विरोधी पक्षकार आवेदन करता है, जब न्यायालय विनिर्दिष्ट विवादक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हुआ है सी। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता है जिसने धारा 20 के दिन संविदा प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है, जो यह साबित करने में असफल रहा कि वह पालन के लिए सदा तैयार और रजामंद रहा है, जो संविदा के मर्मभूत निबंधन का पालन करने में असमर्थ हो गया हो। उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता जो संविदा के प्रति कपट करे, जो संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभी प्राप्त कर लिया है, संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध का ध्वंसक हो। उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी जो आपका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। संविदाएं जिनका विशिष्ट प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता है, अवधारणीय प्रकृति की संविदा, चित्र बनाने की संविदा, पुस्तक लिखने की संविदा। तो इसमें कुछ ऐसी संविदाएं हैं कि जिनका जो होता है कि विशिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो चित्रकारी करता है, तो अगर अब इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर वह है डी, उपर्युक्त सभी। अगर वह मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई या वो विक्षिप्त हो गया
तो फिर विक्षिप्त हो गया तो उसका जो है विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है, या उसकी मृत्यु हो गई तो उसके विधिक प्रतिनिधि से उसका विशिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जब संविदा के विशिष्ट अनुपालन का बाद स्वत्व के अभाव में या अपूर्ण स्वत्व की अवस्था में निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में क्रेता या पट्टा ग्रहीता को अधिकार प्राप्त होंगे। अग्रिम धनराशि में ब्याज के पुनः प्राप्त करने का अधिकार, बाद व्यय प्राप्त करने का अधिकार, संविदा में की विषय वस्तु पर धारणाधिकार बनाए रखने का अधिकार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है बी, बाद व्यय प्राप्त करने का अधिकार। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विक्रेता या पट्टाकर्ता ने ऐसी संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा की हो जिस पर कि उसका स्वत्व ना हो या अपूर्ण स्वत्व हो, वहाँ क्रेता या पट्टेदार के अधिकारों का प्रावधान करती है। तो यह कहाँ पर है? यह है सेक्शन 13 में, यानी विकल्प ए सही है। न्यायालय संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकता है, नहीं दे सकता, धारा 12 में विभिन्न दशाओं में दे सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, धारा 12 में बंधी दशाओं में दे सकता है। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी केवल अनुतोष तभी पा सकता है यदि वह स्थापित कर देता है कि प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में है, वह संविदा के भाग का पालन करने के तैयार और रजामंद है, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, उसे अपूर्णीय हानि हो सकती है। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है 36 का, वह संविदा के भाग का पालन करने के तैयार और रजामंद था। संविदा के भाग का प्रवर्तन का निर्देश किस धारा के अंतर्गत न्यायालय दे सकता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका धारा 12 के अंतर्गत, विकल्प ए सही है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है? संविदा के पक्षकार द्वारा, संविदा के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि द्वारा, समझौते के अंदर फायदा पाने वाले व्यक्ति द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संविदा के विशिष्ट विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी प्रतिकर का दावा कर सकता है। विशिष्ट पालन के स्थान पर विशिष्ट पालन के अतिरिक्त उपर्युक्त ए एवं बी दोनों केवल ए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है केवल आपका विकल्प ए सही है। विशिष्ट अनुपालन के स्थान पर किस धारा में संविदा के प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान है? संविदा के प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो दिया गया धारा 20 में दिया गया है। संविदा के प्रतिस्थापित पालन में संविदा का पक्षकार कौन होता है? केवल तीसरा व्यक्ति, केवल पीड़ित पक्षकार का स्वयं का अभिकरण, या तो ए या तो बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है वह है सी, या तो ए या तो बी। अगला जो है आपका प्रश्न है 42, प्रतिस्थापित पालन के आवश्यक है, भंग करने वाले पक्षकार को लिखित नोटिस, न्यायालय की अनुमति, या तो ए या तो बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका भंग करने वाले पक्षकार को लिखित नोटिस, यानी विकल्प ए सही है। संविदा भंग करने वाले पक्षकार को संविदा पालन के लिए दी गई लिखित नोटिस में न्यूनतम कितनी अवधि उल्लिखित होना आवश्यक है? तो इसमें जो है आपका निम्नलिखित अवधि जो है 60 दिन, यानी विकल्प बी सही है। संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्राप्त है। प्रतिस्थापित पालन का भंग करने वाले पक्षकार से व्यय एवं खर्चे वसूल करने का, प्रतिकर के लिए सिविल वाद संस्थित करने का, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। संविदा भंग करने वाले पक्षकार से पीड़ित पक्षकार खर्चे एवं व्यय प्राप्त कर सकता है जब तीसरे पक्षकार के माध्यम से संविदा का पालन करा लिया है, अपने स्वयं के अभिकरण से संविदा का पालन करा लिया है, या तो ए या तो बी, ना तो ए ना तो बी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी। अगला जो है न्यायालय कब अवसंरचनात्मक परियोजना से संबंधित संविदा में व्यादेश मंजूर नहीं करेगा? जहां ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन या विलंब होता है, जहां पक्षकार द्वारा व्यादेश नहीं मांगा गया है, जहां क्षतिपूर्ति का मानक विद्यमान हो, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वह है विकल्प ए, जहां ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन या विलंब होता है। अवसंरचनात्मक परियोजना से संबंधित संविदा के बारे में विशेष उपबंध किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया धारा 20 का में किया गया, यानी विकल्प ए सही है। अवसंरचनात्मक परियोजना की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है किसे? केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, ए एवं बी दोनों को, संसद को। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है केंद्रीय सरकार को। अधिनियम की किस धारा में विशेष न्यायालय अभिहित करने की बात कही गई है? तो इसमें जो है आपका विशेष न्यायालय अभिहित करने की बात जो है
वह 20 खा में की गई है। किसमें? 20 खा में, यानी विकल्प बी सही है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।